अब आते हैं जीवा के आगे व्यास पे। ध्यान दीजिएगा, व्यास में वृत्त में आपने क्या देखा कि यह वृत्त का मध्य बिंदु केंद्र था। अब देखिए यह वृत्त का जीवा था, जस्ट पिछले वीडियो में बताया यह वृत्त का क्या है, जीवा। अब क्या देखिए, यही जीवा आगे बढ़ता जाएगा ना, एक स्थिति ऐसा आएगा जो यह जीवा केंद्र से होके जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही जीवा ही है। ये जो ए बी जीवा दिख रहा है, यह जीवा में सिर्फ फर्क इतना है कि यह केंद्र से होके जा रहा है, और कोई भी जीवा ऐसा होगा नहीं होगा जो केंद्र से होके जाए। या तो सब केंद्र से दूर जाएगा या केंद्र के नजदीक जाएगा। एक स्थिति आपने देखा, यह जीवा वृत्त के केंद्र से होके गया। अब यही जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके गया है ना, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास जो आपने देखा कि यही जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके गया, हम उसको व्यास बोलेंगे। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा में आपने क्या देखा, वृत्त की वह सबसे लंबी जीवा। आप गौर कीजिए, इससे लंबा जीवा अब वृत्त में कोई नहीं हो सकता। आपको सर एगो ई जीवा हुआ, वो तो जीवा ही हुआ। कोई भी जीवा किसी तरह से आप खींचिए, लेकिन वो अगर केंद्र से होके जा रहा है तो उससे बड़ा जीवा कोई हो ही नहीं सकता। तो वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, वही वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास। अब ध्यान दीजिए, वृत्त के व्यास में आप क्या देख रहे हैं, यह वृत्त का व्यास था, यह भी ना केंद्र से होके जा रहा है, इसको भी हम व्यास बोलेंगे। मतलब जितना भी लाइनिंग हम खींच रहे हैं ना, यह सब लाइनिंग वृत्त का व्यास कहलाती है। इसका रीजन ये है कि यह वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। कहोगे सर क्या यह वृत्त का व्यास कहलाएगी? तो यह नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यह जो रेखा केंद्र से होके नहीं जा रही, इसीलिए इसको हम वृत्त का व्यास नहीं बोलेंगे। दूसरा बात आपने सीखा कि वृत्त में अनंत व्यास होती है। मतलब व्यास एगो दूगो नहीं, जितना आप चाहो उतना खींच सकते हो। वृत्त में अनंत व्यास होती है। तीसरा बात आप क्या देख रहे हैं व्यास में, कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्वेश्चन भी आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी हम त्रिज्या और व्यास पे एक ट्रिक दे रहे थे अपने नाम से, रवियोम रोशन दीवाना के नाम से। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको बोलते हैं त्रिज्या। मान लेते हैं आ, त्रिज्या बोलते हैं। आपको मालूम है कि वृत्त के व्यास को हम लोग प्रायः डी से दर्शाते हैं, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। और त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं। यह वृत्त की त्रिज्या इसलिए होगी क्योंकि यह केंद्र से परिधि तक का दूरी है। अब आप देखिए, यहाँ से परिधि हो गया, यह केंद्र हो गया, यह भी ना आर कहलाएगा। यह भी त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या होगी। लेकिन आपको मालूम है कि पूरा को आप लोग क्या कहिएगा, व्यास कहिए। मतलब आप क्या देख रहे हैं, यह जो वृत्त का व्यास है, यह एगो त्रिज्या और दूगो त्रिज्या दोनों को जोड़ने पर बना है। अब आप आर और आर को जोड़िएगा ना, तो इसके पीछे कुछ नहीं तो एक, इसके पीछे कुछ नहीं तो एक, एक एक दो और आर है तो आर। कहने का मतलब कि यह जो वृत्त का व्यास दिख रहा है, यह त्रिज्या का दुगुना होगा। क्वेश्चन भी आती है, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कहीं पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी का उल्टा कीजिए, 2 गुना में, जब गुना बराबर की इस साइड आता है ना, तो वह भाग में होता है। मतलब वृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, वह व्यास का आधा होता है। इसी बात को हम ट्रिक से देखिए, ट्रिक से हम कैसे बनाए हैं। रवि ओम, दूसरा आपको कहा रोशन, और तीसरा आपको बताया दीवाना। ध्यान दीजिएगा, रविओम का पहला अक्षर क्या होगा, आर। आर। रोशन का भी पहला अक्षर आर होगा, और दीवाना का पहला अक्षर डी होगा। इसको जोड़िए और इसको क्या कीजिए, बराबर कीजिए। आप रविओम रोशन बोलिए या आप सीधे दीवाना बोलिए, ठीक। आर आर को जोड़िएगा ना, तो क्या वो आर होगा, 2 आर होगा, और बराबर क्या होगा, डी। आपको बताए ना कि डी हम लोग व्यास को कहते हैं और आर हम लोग त्रिज्या को बोलते हैं। मतलब व्यास जो होगी ना, वह त्रिज्या का क्या गुना होगा, 2 गुना होगा। इसको आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक। अगर यही 2 को गुना में जो है इधर जाएगा भाग में, तो आप देखिए डी बराबर, सॉरी
आर बराबर डी बट्टे 2 होगा। कैपिटल स्मॉल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ लेटर पे ध्यान दीजिए। मतलब त्रिज्या जो होगा वह व्यास का आधा हो। बस इसी चीज को हम आपको अपने नाम से बताएं कि अगर बाई दी भी आप कभी भूल जाते हो, या बहुत बच्चा क्या होता है कि फिगर में कंफ्यूज होता है, फिगर उसको समझ में ये नहीं आता है किसको हम केंद्र बोले, किसको त्रिज्या बोले, किसको जीवा, किसको व्यास, किसको चाप, किसको वृत्तखंड, किसको त्रिज्यखंड, क्या बोले, किसी को समझ से आगे रहता है। इसलिए अगर आपको वैसे याद है फिगर से तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिगर से याद नहीं आ रही है तो आप नाम से भी इस प्रकार बना सकते हो और आप समझ सकते हो। तो यही था त्रिज्या और व्यास में संबंध, कि त्रिज्या जो होगी व्यास का आधा होगा और व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगुना होगा। बस इतना ही समझाना था, फिगर से भी आप समझ सकते हो। अगर सब कुछ किताब में लिखी हुई रहती फिर टीचर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। अब आइए चाप पे। यह आप देख रहे हैं, यह वृत्त है। चाप पर ध्यान दे दीजिए, आपको मालूम होगा कि यह वृत्त का केंद्र होगा। सॉरी, चलिए, यह वृत्त का परिधि है और यह भी वृत्त का परिधि होगा। इस वृत्त के परिधि को देख रहे, ये जो लंबाई आपको दिख रहा है, इस लंबाई को हम अलग कर लेते हैं। अगर इसको मान ले ए बी, दो परिधि बिंदु था, इस दोनों परिधि बिंदु को हमने वृत्त से अलग कर लिया या हम वृत्त से टुकड़ा कर लिए। अब यही जो बिंदु होगा, इसी बिंदु को हम लोग वृत्त का चाप बोलते हैं। ये जो आकृति दिख रहा है, इसी आकृति को हम लोग चाप बोलते हैं। चाप कहने का मतलब कि वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु से किया गया टुकड़ा ही वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लघु चाप और एक को हम लोग बोलते हैं तीव्र चाप। हालांकि ये चैप्टर 10 में नहीं पढ़ना है, ये जो आगे पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर 12 में पढ़ना है। लेकिन 12 में जो हम फिर इतना बोलेंगे, इससे अच्छा होगा जो आप अभी सीख लीजिए, ताकि 12 में हम आपको ये सब का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो आता है, आखिर वही फॉर्मूला क्यों आता है वो भी आपको बताएंगे। अब आते हैं, तो चाप एक लघु और एक दीर्घ। लघु का मतलब मालूम होगा आप लोगों को, तो लघु से मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मतलब जो छोटा वाला चाप होगा उसको लघु चाप बोलेंगे और जो बड़ा वाला चाप होगा वो दीर्घ चाप होगा। सर छोटा और बड़ा क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, अगर इस परिधि को हम अलग कर लें, ये भाग आएगा, ये छोटा भाग दिख रहा होगा और ये भाग बड़ा दिख रहा होगा। तो बड़ा वाला जो चाप दिख रहा होगा इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला चाप दिख रहा है इसको हम लोग लघु चाप बोलते हैं। चलिए, इस खंड पर यह वृत्त था, ध्यान दे दीजिए। इसको आप लोग चाप भी बोल सकते हो, अभी जस्ट हम पढ़ा है, इसको चाप भी बोल सकते हैं। और आपको मालूम होगी कि यह वृत्त का जीवा देख रहा है। अब इस जीवा को और चाप को, इस दोनों को हम अलग करते हैं तो ये आकृति बनता है। मतलब जीवा और चाप की सहायता से वृत्त का किया गया टुकड़ा वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड का मतलब टुकड़ा को या खंडित करना। तो ध्यान दीजिए, ये आकृति और इस आकृति में डिफरेंट है। इस आकृति में आप जीवा नहीं देख रहे हो, लेकिन इस आकृति में आप जीवा देख रहे हो। तो जीवा और चाप की सहायता से अगर टुकड़ा करेंगे तो वह वृत्तखंड होगा, लेकिन सीधे परिधि का टुकड़ा करेंगे तो उसको हम लोग चाप बोलते हैं। अब आइए, वृत्तखंड भी सेम दो तरह का होता है, एक लघु और एक दीर्घ। ये जो छोटा वाला दिख रहा है इसको हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब आगे आते हैं त्रिज्यखंड पे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं। आपको मालूम है, पहले हम बता चुके हैं, इसको हम लोग वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं क्योंकि यह केंद्र से परिधि तक का दूरी है, और इसको भी हम लोग वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं। नाम दे देते हैं इसका ओ और बी। अब ध्यान दे दीजिएगा कि यह ओ ए और ओ बी यह वृत्त का त्रिज्या, और मालूम है इसको हम लोग चाप बोलते हैं, चाप। अब देखिए, इस चाप को लीजिए और इस दो त्रिज्या को लीजिए, इस दोनों त्रिज्या और चाप की सहायता से इसका टुकड़ा कीजिए। ये आकृति होगा मेरे अंदाज से, मेरे अंदाज से नहीं, आपके अंदाज से भी ऐसा ही आकृति है। ये जो आकृति दिख रहा है यह आकृति त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कह सकते हो। वैसे ज्यामितीय क्षणितीय आकृति जिसका जो निर्माण होता है वह दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर होता है।
या दो त्रिज्या और चाप से मिलकर किया गया वृत्त का टुकड़ा ही त्रिज्यखंड कहलाता है। परिभाषा तो अपने हाथ की बात। आप अगर फिगर बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे हो तो आप कोई भी परिभाषा दीजिएगा, सब परिभाषा बिल्कुल सही होगा। रटने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप समझने का प्रयास कीजिए। यह आपको त्रिज्यखंड लगा। ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसकी विशेष जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में आप एक क्वेश्चन भी आता है कि त्रिज्यखंड का कोण देगा और बोलेगा क्षेत्रफल निकालने। चैप्टर 12 या 13 में आपको पढ़ाया जाएगा त्रिज्यखंड से रिलेटेड। ये क्वेश्चन एक उसमें आती है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन, और इसके बारे में हम आपको 12 चैप्टर में और अच्छा से बेहतर से पढ़ाएंगे। फिलहाल में सिर्फ इसकी बनावट पे चल रहा है। आकृति समझाना था कि किस आकृति को आप क्या बोलिए। तो यह था लघु और यह था दीर्घ। अब आते हैं एक अगला पॉइंट है त्रिज्यखंड के कोण। आप देख रहे हो यह त्रिज्यखंड बना और यह केंद्र, यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर जो अंदर में कोण बनेगा, बाहर से नहीं, अंदर में जो कोण ये बनेगा यही कोण त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है, और इसको हम लोग प्रायः थीटा से दर्शाते हैं। मतलब त्रिज्यखंड का कोण पे देखिए, त्रिज्यखंड की सहायता से केंद्र पर बना अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण ही त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है, और इसको हम लोग प्रायः थीटा से दर्शाते हैं। यह रहा त्रिज्यखंड का कोण। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक छूट रहा है जिसपे हम लिखे नहीं है, वृत्तखंड के आगे वो चैप्टर आएगी। वृत्तखंड के आगे आने वाली चैप्टर अगर आप लोग बता सकते हो कि हमारा कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक छूट रहा है तो और बेहतरीन बात है। वृत्त में अब आप लोगों को याद आ गई होगी अर्धवृत्त। अर्ध का मतलब होता है आधा, और वृत्त समझ ले बात, मतलब वृत्त का आधा वाला भाग ही अर्धवृत्त कहलाता है। लेकिन ये बच्चे का परिभाषा ठीक होगा, आप जैसों के लिए परिभाषा ठीक है नहीं। अब देखिए अर्धवृत्त की बनावट, यह वृत्त रहा, यह केंद्र रहा, और इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, यह चाप होगा और यह व्यास होगा। जब चाप और व्यास की सहायता से अगर वृत्त का टुकड़ा करेंगे तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा सर, यही बात तो आप वृत्तखंड में पढ़ा है। वृत्तखंड में आप ध्यान दीजिए, उसमें व्यास नहीं था, उसमें जीवा था, जीवा और वृत्तखंड की सहायता से। लेकिन व्यास में और व्यास को और क्या कहते हैं, व्यास और चाप की सहायता से अगर टुकड़ा करेंगे तो वह अर्धवृत्त होगा। अगर हम जीवा और चाप की सहायता से टुकड़ा करेंगे तो उसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। अर्धवृत्त के फॉर्मूला पे भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसका हम बात करेंगे क्या कहते हैं अर्धवृत्त का, तो वृत्त तो ऊपर और कितना स्पेस लेता था, ये जो क्षेत्रफल था ये दोनों क्षेत्रफल मिला के पाई स्क्वायर होता है। लेकिन ये आधा वाला क्षेत्रफल हम हटा दिए, अब आधा क्षेत्रफल बचा, तो आधा क्षेत्रफल बचा है तो इसमें कितना से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए। अब ये जो फॉर्मूला आएगी यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 होगा। लेकिन कुछ बच्चा इतना चालाक होता है कि वो अगर इसका परिधि पूछो तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन बच्चा से अगर पूछोगे ना कि बउआ बताओ अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो जब लिखेगा आधा, समझेगा 2 से क्या करना है, भाग देना है, और वो बताएगा पाई आर, जो कि बिल्कुल गलत परिभाषा है। आप क्या देख रहे हो, यह परिधि हुआ ना, इसी बिंदु को ना घुमाए हैं, यह पूरा परिधि 2 पाई आर होगी। इतना समझ में आ गया। हम देखिए अर्धवृत्त का बता रहे हैं, इसका आधा कीजिएगा तब ना अर्धवृत्त बनेगा, इसका आधा कीजिएगा तो यह क्या होगा, बट्टा 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम अर्धवृत्त नहीं कह सकते हैं इसको। अर्धवृत्त में तो ये लाइनिंग भी ना होता, ये लाइनिंग होगा तब ना अर्धवृत्त बनेगा। अब ये लाइनिंग क्या होगा, व्यास होगा, तो इसमें क्या जोड़ दीजिए, व्यास जोड़ दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर प्लस डी, यही जो फॉर्मूला होता है वह अर्धवृत्त का परिमिति होता है। एक और परिभाषा एक और सूत्र दे सकते हो, डी का मान आपको जस्ट पढ़ा है, 2r होता है। देखिए दोनों में r आता है, r को मैं ले सकते हो, इसमें क्या बच जाएगा, पाई प्लस है तो प्लस, इसमें 2 बच जाएगा। यह भी फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिधि का आता है।
तो आप देखें कहीं से भी जो फॉर्मूला आती है, परिभाषा आती है, या कहीं से गणितज्ञ अपने मन से नहीं देता, वह फिगर से ही देता है। अभी तक आप कंफ्यूज होइएगा कि सर 2πr और बट्टा में 2 कर देते हैं, हम समझते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि, लेकिन अर्धवृत्त में देखें 2πr बट्टा में 2 बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ यह लाइन व्यास भी जुड़ा हुआ है, तो प्लस डी कर दिया। तो प्लस डी करने के बाद 2 से 2 काटिएगा तो πr प्लस डी आएगा। अब यह जो डी होगा, इस डी का मान 2r भी अगर तुम पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, r कॉमन लीजिए, इसमें 5 बचेगा और इसमें 2 बचेगा। यह दोनों फार्मूला सेम ही होता है और यह अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला होता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? देखिए अभी तक के क्लास में आपने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ सीख गया। ऐसा नहीं कि अभी तक इंट्रोडक्शन इतना ही पढ़ना, आगे भी पढ़ना, लेकिन चैप्टर 10(1) में इतना ही पढ़ना, चैप्टर 10(2) में इससे भी आगे पढ़ना। तो इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये सारा चीज़ आपको वृत्त इंट्रोडक्शन क्लास में हो गई। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बेहतरीन आया होगा। नहीं भी आ सकता है, अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिए।